हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जेबीटी और टीजीटी टैट अगर आप देना चाहते हैं दिसंबर 2025 में, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगर आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस एचपीआरसीए यानी एचपीएसएससी द्वारा अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, समर सॉल्स्टिस अकर ऑन, कर्क क्रांति होती है। देखिए, समर सॉल्स्टिस क्या होता है। समर सॉल्स्टिस वो दिन होता है जब सन जो है, सूर्य अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, और वो दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, जैसे भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून जो है ये लॉन्गेस्ट डे होता है। ओके, यानी कर्क क्रांति होती है 21 जून को। समर सॉल्स्टिस अकर ऑन 21 जून। इस दिन जो है सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सीधा ऊपर होता है। ओके, जिस कारण इसे कर्क क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्किमोज लिव आर कॉल्ड। बर्फ की झोपड़ी जहां एस्किमो रहते हैं कहलाती है। ये जो यहाँ पे टर्म यूज हुई है एस्किमो, एस्किमो अलास्का के आर्कटिक रीजन के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको कहा जाता है एस्किमो। ओके, तो हट्स ऑफ स्नो यानी जो बर्फ की झोपड़ी होते हैं जहाँ एस्किमो रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है, तो उन्हें कहते हैं इग्लू। इग्लू ये बर्फ के घर होते हैं। ओके, बर्फ के ही घर बनाए जाते हैं ये। ओके, इनमें रहने के लिए इस टाइप के ये इग्लू होते हैं, इनको इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड जो है, ग्रेट लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये 80% ये परमानेंट जो है बर्फ से ढका हुआ है, आइस शीट से ढका हुआ है बर्फ से। अंटार्कटिका के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी आइस बॉडी है वर्ल्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है हुआ। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में ओपन हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हैदराबाद। इस यूनिवर्सिटी का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। BRAU इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ओके, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1882 में इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज दस्यु। दस्यु कौन थे। ये क्वेश्चन एचपीजीके में भी आप पढ़ते हैं, एचपीजीके की हिस्ट्री में भी दस्यु का वर्णन आता है। दस्यु जो है ये इंडिजिनस पीपल थे नॉर्दर्न इंडिया के, यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ये, इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, भारत के मूल निवासी थे दस्यु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के मूल निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, इनका जन्म हुआ 563 बीसी में, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था महामाया। महामाया इनके माँ का नाम था। इनके माँ की मृत्यु उनके जन्म के दौरान ही हो गई थी, जिसके बाद इनका जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। ओके, इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। पहला जो उनका उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था, सारनाथ। और उन्होंने अपने जो शरीर त्यागा था, यानी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे 483 में। ओके, 483 बीसी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे 80 ईयर्स की एज में। ओके, 80 साल के वर्ष में 483 बीसी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। किस स्थान पर, कुशीनगर में। ओके, कुशीनगर में। अभी जो प्राण त्यागने का जो प्रोसेस है, इसको ये महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नालंदा यूनिवर्सिटी वेयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना के पास स्थित है, पटना के समीप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नियर पटना। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी के लगभग हुई थी। ओके, 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसने की थी? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। ओके, कुमार गुप्ता फर्स्ट द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे है? बिहार, पटना के बिहार में है, बिहार पटना में। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो 1193 बीसी में, 1193 एडी में, सॉरी एडी में, 1193 एडी में बख्तियार खिलजी द्वारा। किसने? बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था। ओके, बख्तियार खिलजी 1193 एडी में, 1193 एडी में। यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती थी जिसमें आग लगा दी गई थी। ये लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से, चाइना से, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने आते थे। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही क्या था? व्हाट वाज दीन ए इलाही? दीन ए इलाही अकबर द्वारा बनाई गई एक मस्जिद थी? बिल्कुल नहीं। एक धार्मिक पुस्तक थी, या अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ था, या एक धार्मिक प्रार्थना थी? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिलीजियस पाथ लेट डाउन बाय अकबर। अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ था, एक रिलीजियस पाथ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने 1582 एडी में। 1582 ईस्वी में, 1582 एडी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारत की संसद द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, संविधान सभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। ओके, संविधान सभा द्वारा। ये जो संविधान सभा थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा संविधान सभा की स्थापना की गई थी? एक कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण करवाया गया। संविधान सभा जो गठित हुई थी, इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें से बाद में इसमें केवल 299 ही सदस्य रह गए थे। ओके, आफ्टर पार्टीशन, जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो 299 ही इसमें टोटल मेंबर्स रह गए थे, क्योंकि पार्टीशन आपका 1947 में हुआ, ये 1946 में बन गई थी। जब 1946 में बनी थी तो 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गया भारत पाकिस्तान का, तो इसमें केवल 299 ही मेंबर्स रहे संविधान सभा में, क्योंकि भारतीय संविधान सभा जो बनी थी, इसमें भारत का संविधान का ही निर्माण किया गया था। अंगीकृत संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया? भारत में नए राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? भारत में नए राज्य स्थापित करने के लिए जो अंतिम सत्ता है, फाइनल अथॉरिटी है, वो है संसद भारत की, संसद, भारत की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर? भारतीय संविधान प्रदान करता है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। भारत का कोई भी नागरिक होगा, उसकी केवल एक ही नागरिकता हो सकती है। अगर वो किसी अन्य देश की, दूसरे देश की नागरिकता, सिटीजनशिप लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ओके, और भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जैसे कि यूएसए में है। यूएसए में स्टेट, जो यूएसए की स्टेट्स हैं, यानी यूएसए के जो अलग अलग राज्य हैं, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, तो उन राज्यों में जो लोग हैं, उनकी स्टेट की सिटीजनशिप अलग है, और यूएसए की पूरे देश की एक अलग सिटीजनशिप है, तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। ओके, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें।
ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में, पार्ट 2 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ओके, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक संविधान के भाग 2 में। अगला प्रश्न है, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल? क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? नो, यस, ओनली इफ लेजिस्लेचर्स वायलेट, ओनली इफ एग्जीक्यूटिव वायलेट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो जस्टिसेबल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, जस्टिसेबल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा यहाँ पे, यस, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ओके, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय, संविधान की आत्मा व हृदय कहा है आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स, नन ऑफ दीज। देखिए, कुछ मामलों में अत्यंत फ्लेक्सिबल है और कुछ में रिजिड है। ओके, कुछ मामलों में कठोर और कुछ में लचीला है हमारा संविधान जो है। ओके, ना पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है और ना ही पूरी तरह से रिजिड है, तो ये मिला जुला मिश्रण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिजिड इन सम केस, फ्लेक्सिबल इन अदर्स। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी से है, विच कंट्री इज नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बेल्जियम को क्यों कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप? अब जो बेल्जियम की लोकेशन है, बेल्जियम हमारा वेस्टर्न यूरोप में आता है। बेल्जियम कई पावरफुल कंट्रीज के बीच में है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इनके बीच में पड़ता है बेल्जियम, और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, जिसके कारण से यूरोप की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी गई है, जिस कारण इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। यूरोप का युद्ध मैदान भी इसे कहा जाता है, जैसे नेपोलियन युद्ध के समय यहाँ पे 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुई बेल्जियम में। ओके, 1815 में। कैपिटल की बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ओके, ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। ब्रुसेल्स एक प्रशासनिक केंद्र है, बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है। इसे यूरोपियन यूनियन की अनौपचारिक राजधानी भी कहा जाता है बेल्जियम को, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन संस्थाओं के बहुत सारे मुख्यालय भी हैं, जैसे कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ पे है। नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, विनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विनस। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसे कहा जाता है। ओके, विनस को। और विनस की खास बात है कि इसकी जो रोटेटरी मोशन है, जो ये रोटेट करता है, ये कैसे रोटेट करता है? ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन है विनस की। और ग्रहों की बात करें तो वो मैक्सिमम जो अदर प्लेनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन विनस जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। देखिए, ऑप्शन में प्लूटो दिया गया है, इसे जो सौरमंडल के ग्रह हैं इनकी श्रेणी से इसको हटा दिया गया था। ओके, प्लूटो अब ये मेंबर नहीं है ग्रहों में। मरकरी की अगर बात करें, बुध की, तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है मरकरी, बुध। इसका कोई भी उपग्रह है, यानी इसकी अपनी कोई भी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, सबसे छोटा ग्रह। जुपिटर ऑप्शन में दिया है बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली इज
विभ्रंश घाटी है। रिफ्ट वैली यानी विभ्रंश घाटी ऐसी घाटी होती है, ऐसी भूमि जिसका जो मुख्य होता है यानी जो उसकी ओपनिंग होती है वो लंबी होती है, लॉन्ग और नैरो होती है। संकीर्ण होगी, नैरो होगी और लंबी होगी जिसकी ओपनिंग, ओके, वैसी भूमि कहा जाती है रिफ्ट वैली। इसकी शेप कैसी होती है? रिफ्ट वैली की शेप होती है लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, लंबी और नैरो। अब एक ग्रेट रिफ्ट वैली है, वो अफ्रीका में है। इसका एग्जांपल अगर देखें आप, अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है, अफ्रीका के केन्या में है, इथोपिया में है, तंजानिया में है। यहाँ पे ये ग्रेट रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं। यूरोप में भी है ये वैली और रशिया में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा क्या होता है? नदी मुख भूमि है डेल्टा। डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज। वितरक नदियों के बीच त्रिकोणीय आकार की भूमि को कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप का होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सुंदरवन डेल्टा है भारत में, सुंदरवन डेल्टा है। इसके अलावा नाइल डेल्टा है। नाइल डेल्टा मिस्र में है, इजिप्ट में नाइल डेल्टा नील नदी पे बना है। सुंदरवन डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है, ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर। नाइल डेल्टा हमारा नील नदी पे बना है। मिसिसिपी डेल्टा है अमेरिका का, जो कि मिसिसिपी रिवर पे बना है। तो ये बड़े डेल्टाज हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डेज, सबसे छोटा दिवस है। शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की यहाँ पे बात हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर, कई बार 21 दिसंबर, ये मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 22 दिसंबर ही होता है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इस दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है। तो शॉर्टेस्ट डे की बात की जाए तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक? इराक का पुराना नाम क्या था? इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मेसोपोटामिया जो आधुनिक इराक है वहां पे मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई है, ओके। तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया ही होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेसोपोटामिया नाम था इराक का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है जोडियक इज अ बेल्ट ऑफ, राशि चक्र एक पट्टा है। जोडियक राशि चक्र एक पट्टा है 12 नक्षत्रों का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 12 नक्षत्रों का पट्टा है राशि चक्र जोडियक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सरदेशमुखी? सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? सरदेशमुखी एक टैक्स था, एक प्रकार का टैक्स था। कैसा टैक्स था? ये एक लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स था ये, ओके। भूमि कर था ये। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक प्रकार का कर था। कैसा कर था? भूमि कर। सरदेशमुखी राजा या सरदेशमुख द्वारा ये टैक्स लगाया जाता था मराठाओं के टाइम पे, ओके। मराठों के समय में दो टाइप के जो कर प्रणालियां थी, जो टैक्स सिस्टम था, एक था एक चौथ था और एक था दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ जो है वो 1/4 25% राजस्व था और सरदेशमुखी ये एक्स्ट्रा 10% था, ओके। एक्स्ट्रा 10% टैक्स था सरदेशमुखी, एक्स्ट्रा 10% टैक्स था। और जो यहाँ पे चौथ था वो 1/4 जो है राजस्व होता था। अगला क्वेश्चन है हु रोट रत्नावली? रत्नावली किसने लिखी? रत्नावली पुस्तक ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई। हर्ष द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हर्ष द्वारा लिखी गई थी रत्नावली। कब लिखी गई थी? हर्ष द्वारा। हर्ष 7th सेंचुरी में ये इंडियन एम्परर थे, इनके द्वारा ये लिखी गई। किस लैंग्वेज में लिखी गई? संस्कृत में। रत्नावती संस्कृत में लिखी गई। ये एक ड्रामा टाइप में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर वॉज सैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन द ईयर। महमूद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया? महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर 1025 एडी में लूटा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके, 1025 एडी में। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। 1025 में महमूद गजनी ने लूटा। इसके बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लूटा था मंदिर को। कई बार इस पे हमले हुए, ओके। 1951 में सोमनाथ टेम्पल को 1951 में इस मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया था, ओके। 1951 में इसे पुनर्निर्मित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का राजा राम मोहन रॉय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद। राजा राम मोहन रॉय किससे संलग्नित नहीं थे? विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा उन्मूलन या अंग्रेजी को बढ़ावा? देखिए राजा राम मोहन रॉय जो ये थे, ये अंग्रेजी को बढ़ावा देने वाले, ये पश्चिमी सभ्यता के ज़्यादा पक्षधर थे। इन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए उतना
योगदान नहीं दिया है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। मोहन राय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद, संस्कृत शिक्षा से ये एसोसिएटेड नहीं है। विधवा पुनर्विवाह और इससे पहले सती प्रथा उन्मूलन, अंग्रेजी को बढ़ावा देना, इनसे ये एसोसिएटेड हैं राजा राम मोहन राय, लेकिन संस्कृत शिक्षा से ये रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा उन्मूलन की बात करें तो इसे 1829 में रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 द्वारा इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सती प्रथा को सती प्रथा उन्मूलन का कानून बना दिया गया था। ओके, रिमैरिज ऑफ विडो, इसके लिए भी राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन्होंने काफी इसके लिए आंदोलन किए, काम किया। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट कब आया था? हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके तहत विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दे दिया गया था। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में आपको मिल जाएगा, पहली या दूसरी कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको पूरी प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हो। HP GK, नेशनल इंटरनेशनल GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमने डिटेल में डिस्कस की है। ये क्वेश्चंस आपके टैट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, TGT कमीशन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, और हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल है हमारा, या इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव, अपना फीडबैक लिखिएगा। अगर आप पर्सनली कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपका कोई फीडबैक है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, शेयर आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।